गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग जो है एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं आज। जो आपका नया टॉपिक है ज़रा नोट कर लीजिए। जो आपके सिलेबस अगर सामने है आप उसमें देख सकते हैं। जो नया टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर स्लैश मैन मेड डिजास्टर ऑन इन्वायरमेंट। ये जो है एक नया टॉपिक है। इसमें बेसिकली ये समझना है आपको कि क्या इसका मतलब है और क्यों इसे आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। सिलेबस में शामिल करने के पीछे इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं और क्या ये टॉपिक आपको समझाना चाहता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, आप चीजों को समझते चलिए। नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदा को कहते हैं। मैन मेड डिजास्टर वैसी आपदाएं जिसके लिए पूरी तरह से जो व्यक्ति है वह जिम्मेदार होता है। जो इंसान है, जो व्यक्ति है, जो मानव जाति है वह जिम्मेदार होता है। तो इसका जो डिजास्टर आपदाएं का क्या प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंट पर, वातावरण पर, इसे ही स्टडी करना है हमको। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा मैं उसे बताऊंगा आपको कि कैसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा जा सकता है, तो उसको डेफिनेटली मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक का अर्थ आप समझ गए कि भाई प्राकृतिक आपदा अथवा मानव द्वारा सृजित आपदाओं का वातावरण पर पड़ने वाला प्रभाव, वातावरण पर पड़ने वाला प्रभाव, ये हिंदी में इस टॉपिक का नाम हो जाएगा। इसको जरा सा समझिए। तो सबसे पहले तो आपदा, इसको अगर अक्षरशः आप समझें, ये जो टर्म है आपदा, इसका मतलब क्या होता है, डिजास्टर का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेचुरल तो का मतलब हो गया प्राकृतिक तरीके से, जो कि अपने आप घटित होता है, प्राकृतिक कारणों से घटित होता है, वो नेचुरल कहलाता है। जिसमें कि मानव का कोई हाथ नहीं है, विशेषकर प्राकृतिक घटनाओं के चलते भी कई प्रकार की आपदाएं घटती हैं। तो नेचुरल का अर्थ हो गया प्राकृतिक और डिजास्टर का मतलब हो गया आपदा। अब डिजास्टर मतलब क्या हो गया कि भाई एक आपदा का अर्थ हो गया एक ऐसी घटना, एक ऐसी घटना जो कि जिसके लिए आप पहले से बिल्कुल तैयार नहीं हैं और ये अचानक घट जाए, एक्सीडेंटली कोई दुर्घटना घट जाए, तो वो डिजास्टर कहलाता है, वो आपदा कहलाता है। जिसके लिए आप पहले से कोई तैयार नहीं रहते, आपको पहले से कोई जानकारी नहीं रहती। तो इस तरीके से चीजें होती हैं जो कि अचानक घटने वाली चीजें हैं, तो वो आपदा की श्रेणी में रखी जाती हैं, है ना, जो कि आपको बताकर नहीं घटेंगी, है, तो अचानक घट जाएंगी। तो इसको ही आपदा कहते हैं। तो ये दो तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये प्राकृतिक भी हो सकता है और अप्राकृतिक भी हो सकता है। मतलब कि ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव द्वारा सृजित भी हो सकता है आपदाएं। अब जरा समझेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं और मानव द्वारा निर्मित आपदाएं क्या हैं और वातावरण पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। इस दोनों को हम लोग समझेंगे। पहले तो आप ये जानते हैं कि मानव द्वारा निर्मित आपदाओं का जरा सा आपको विश्लेषण करके बताते हैं कि ये क्या है। आप देखिए, आज जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इस चीज को पढ़ा है, सीखा है कि मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर सबसे स्वार्थी प्राणी है और प्रकृति जिसने कि सब कुछ दिया है मानव को और मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, निश्चित रूप से इसकी पूर्ति जो है प्रकृति से ही होती है। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जितनी तरह की आवश्यकता है, चाहे वो रोटी की आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, जो आप मूल आवश्यकता की श्रेणी में जिन्हें रखते हैं, हर तरह की आवश्यकता जो है वो प्रकृति से ही पूरी होती है। लेकिन मानव स्वार्थी प्राणी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य जो है वो जल्दी तृप्त नहीं होता और पाने की जो इच्छा है मनुष्यों के मन में वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसी के चलते जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि हम अधिक से अधिक सुख समृद्धि के साधन जुटाना चाहते हैं, प्रकृति का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं और प्रकृति का दोहन करते हैं। आज आप देख लीजिए कई तरह के माइंस हैं, जैसे
जो खनिज पदार्थ हैं जैसे कोयला हो गया, जो कि ऊर्जा के संसाधन हैं, हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिसको कहते हैं, हाँ, जैसे कोयला, जैसे आप एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे और भी खनिज पदार्थ हैं, तांबा ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, सोना ले लीजिए, अब्रक ले लीजिए, इन सभी, ये जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, ये जितने भी खनिज पदार्थ हैं, ये बहुत बहुमूल्य हैं। मानव इनको प्राप्त करने के लिए प्रकृति का दोहन करता है। प्रकृति जैसे पृथ्वी के गर्भ में जो ये खनिज पदार्थ समाहित हैं, वह उसे ढूंढ निकालता है कई तरह के उपकरणों की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से, और उसको जो है खनन क्रिया के द्वारा उसको बाहर निकालता है, और कई तरह के इंडस्ट्रीज लगाता है, जैसे कि आप जिसको कल कारखाने कहते हैं। तो ये कल कारखानों के जरिए वो करता क्या है कि अपने सभी सुख तथा संसाधन के जो सामग्रियां हैं उसका निर्माण करता है। इंडस्ट्रीज के जरिए जैसे स्टील बनाया जाता है, बहुत सारे उपकरण तैयार किए जाते हैं, लेदर इंडस्ट्रीज होते हैं, विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज जिसमें कि आप आधुनिक सामग्री का निर्माण करते हैं ताकि मानव का जो जीवन है वो समृद्ध हो सके, मानव का जो जीवन है उन्नत बन सके, लग्जूरियस लाइफ आप जी सकें, विलासितापूर्ण जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसके लिए आप अधिक से अधिक जो है इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करते हैं। और लेकिन अगर आप देखें मोटे तौर पर कि जब कभी भी आप किसी भी वस्तु का या किसी संसाधन का उपयोग आवश्यकता से अधिक करेंगे तो इसके दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इसके दुष्परिणाम यह देखने को मिलते हैं कि कई तरह के प्रदूषण होते हैं इन इंडस्ट्रीज के चलते। खनन कार्य आप करते हैं, प्राकृतिक जो भी संसाधन है, खनिज पदार्थ हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आप मिट्टी को खोद देते हैं मिट्टी को, उसका खनन करते हैं, हजारों फीट नीचे जाते हैं आप, और जितने भी इसके ऊपर पेड़ पौधे, जो भी प्राकृतिक जो रिसोर्स थे, जो भी जो भी जीवन था मिट्टी के नीचे, उन सब को जब खनन की क्रिया करने के क्रम में आप उसे नष्ट कर देते हैं, पेड़ पौधे नष्ट होते हैं, तो जिसका प्रकृति पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। तो इस तरह से तो आप इसे नुकसान पहुंचाते ही हैं। अगर आप इसका एक अलग रूप देखिए तो मैन मेड डिजास्टर, जो आपदाएं आप देखेंगे आज कई तरह से जो है मानव इसके लिए जिम्मेवार है। तो मैन मेड डिजास्टर के अंदर आपदाओं को, जैसा कि मैंने कहा, कि दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक वह जो कि प्राकृतिक है और दूसरा वह जो कि अप्राकृतिक है, अर्थात मानव द्वारा निर्मित है। तो मानव द्वारा निर्मित जो आपदाएं हैं इसके लिए मुख्य रूप से मानव जिम्मेवार है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को जो है आप नियंत्रित नहीं कर सकते, भले उसके लिए आप कुछ बचाव के कार्य कर सकते हैं ताकि कम से कम जो है नुकसान हो, लेकिन आप उसे पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले हम लोग मानव द्वारा निर्मित या मानव जिन आपदाओं के लिए जिम्मेवार है उस पर हम लोग पहले थोड़ा सा अध्ययन करें। तो कई तरह की आपदाएं जो हैं वो घटित होती हैं मानव क्रियाओं के कारण। जैसे आप जैसा कि मैंने कहा कि इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशंस को आप जन्म देते हैं। जैसे जो रिसाव है, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं कल कारखानों से निकलने वाले, उसे आप डायरेक्टली जो है जो स्रोत है जल के, स्वच्छ जल के, उसमें मिला देते हैं, जिसके कारण जो है वो जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कल कारखानों से निकलने वाली जो धुएं हैं, प्रदूषित धुएं, जिसके चलते जो गैस है, वो जहरीला गैस, वो वातावरण में घुल जाता है, जिसके कारण भी कई तरह की समस्याएं मनुष्यों को होने लग जाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो पनपने लग जाती हैं। तो वेरियस इफेक्ट आप देखते हैं, ये सभी मानव के कारण उत्पन्न होती हैं। और आप देखिए, मैं बताऊं आपको, जैसे कि मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल वर्क आप करते हैं इसलिए ताकि आप सुख सुविधा से जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह कर सकें। इस क्रम में कई तरह की घटनाएं भी घटती हैं। कल कारखानों को जब आप चलाते हैं तो उस क्रम में भी कई तरह की घटनाएं घटती हैं। जैसे जब आप जो गैस है जिसका इस्तेमाल आप एनर्जी के रूप में करते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो हानिकारक गैस है, जो कि मानव के लिए हानिकारक होता है,
तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि गैस लीक की घटना होने लग जाती है। मतलब जो हानिकारक गैस है जिसे आप स्टोर करके इंडस्ट्रीज में रखते हैं, जैसे आप भोपाल गैस त्रासदी, आपको याद होगा कि भोपाल गैस त्रासदी आपने सुना होगा। इसमें क्या हुआ था कि जो जहरीली गैस थी वो उसका रिसाव होने लगा था, जिसके कारण कि जो जनजीवन था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हजारों हजार की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। कई पीढ़ी तक जो है अपंग लोग पैदा होते थे। तो इस तरह से इसका बड़ा हानिकारक प्रभाव था। उसी तरह से आप देखें कि जो आप देखते हैं कि इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए आप जो एनर्जी के जो संसाधन है, जैसे जो ऑयल है, तेल है, जिसको आप रिजर्व करके रखते हैं संग्रहित करके रखते हैं। आप देखते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपने जैसे तेल, जो जिसे आप एकत्रित करके रखते हैं जहां, उसमें भी रिसाव देखने को मिलता है। आप देखते हैं कि जिस पाइपलाइन के थ्रू आप गैस को या फिर तेल को लेकर जाते हैं अपने इंडस्ट्रीज तक, कल कारखानों तक, उसमें भी कभी कभी आप देखते हैं कि रिसाव हो जाता है, छिद्र हो जाता है। और ये जो तैलीय पदार्थ हैं या जो तेल है वो अगर समुद्री रास्ते से होकर गुजरा है तो समुद्र में तेल का रिसाव हो जाता है। तो जिसके कारण जो है जो समुद्री जल जीव हैं वो पूरी तरह से हताहत होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे हानिकारक बीमारियां पनप जाती हैं। तो ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और मानव जो है, तो आप देखिए कि गैस रिसाव, तेल के रिसाव जैसी समस्याएं हैं जो कि मुख्यतः हम देखते हैं कि ये जिसके लिए ये जो आपदाएं हैं इसके लिए मुख्य रूप से मानव ही जिम्मेवार होता है। इंडस्ट्रीज के चलते और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रकृति का अधिकांश दोहन अवैज्ञानिक तरीके से दोहन के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे, तो ये जो सारी घटनाएं हैं जिसके लिए मानव जिम्मेवार होता है, इसको हम लोग मैन मेड डिजास्टर में रखते हैं, मानव द्वारा सृजित आपदाओं में रखते हैं। अब जरा सा आप जिसका कि मानव पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता है, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है, लोगों की मृत्यु होती है, बीमारियां पनपती हैं, फैलती हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। आइए थोड़ा सा आप जो है प्राकृतिक घटनाओं के विषय में भी जानिए, प्राकृतिक आपदाओं के विषय में भी जानिए। जैसा कि मैंने कहा, आपदा का अर्थ ही यह होता है कि आप जिसके लिए पहले से तैयार नहीं हैं, आपको नहीं पता कि कोई घटना कब घट जाएगी। हाँ, तो उसी तरीके से कई घटनाएं हैं जो कि प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में रखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि भूकंप का आना, ये एक प्राकृतिक आपदा है। जैसे बाढ़ का आना प्राकृतिक आपदा है। जैसे सूखाग्रस्त, जैसे सूखा पड़ जाना, ये भी प्राकृतिक आपदा है। जैसे साइक्लोन का आना है ना, चक्रवात का उत्पन्न होना, ये भी प्राकृतिक घटना है। जैसे सुनामी आ जाना प्राकृतिक घटना है। तो ये जो इसके लिए आप पहले से तैयार नहीं रह सकते। हाँ, आप चूंकि वर्तमान समय में आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आप बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप पता लगाते हैं कि किस क्षेत्र में, चूंकि मौसम से संबंधित आज आपकी जो जानकारी है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। अब आप अभी देख पाते हैं कि आप अनुमान लगा पाते हैं कि किस एरिया में भूकंप आने की संभावना है, किस एरिया में चक्रवाती हवा का प्रभाव जो है उत्पन्न होगा, इसकी समस्या है। आप ये भी देख पाते हैं कि आप अनुमान लगा पाते हैं विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सहायता से, हाँ, विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सहायता से कि भूकंप के क्षेत्र जो हाईली अफेक्टेड एरिया कौन कौन से होंगे, कितना इसका अधिकांश प्रभाव पड़ेगा। इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां अब हम लोग जो है, चूंकि सूचना और प्रौद्योगिकी के कारण, जो टेक्नोलॉजी के कारण, वैज्ञानिक ज्ञान के कारण हम आज प्राप्त करने में सक्षम हो पा रहे हैं। फिर भी हम इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, हम इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बचाव के लिए कुछ साधन जरूर अपना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आप मोटे तौर पर देखिए, जैसे अगर अर्थक्वेक को ले लीजिए, भूकंप को ले लीजिए, तो चूंकि पृथ्वी की जो बनावट है, अगर पृथ्वी के गर्भ को आप देखेंगे, उसकी बनावट को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके आउटर लेयर होते हैं, मिडिल लेयर होते हैं, इनर लेयर होते हैं। डिफरेंट लेयर्स में ये डिवाइडेड होता है और विभिन्न परतों में डिवाइडेड होता है। तो जो फ्रिक्शन इन लेयर्स के बीच, जो फ्रिक्शन के कारण जो है अर्थक्वेक, भूकंप की घटना
उत्पन्न हो जाती है। और आप देखेंगे कि जो जो भूकंप की जो तीव्रता होती है, जिसके कारण कि जो भूमि है उसमें कंपन उत्पन्न होता है, जिसके कारण कई तरह के हानियां आपको पहुंचती हैं। जैसे कि अगर भूकंप आ जाता है तो बड़े से बड़े आप देखेंगे कि जो बिल्डिंग्स हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, जो भी आपके पावर स्टेशंस हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, जो भी आपके मान लीजिए एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, जो स्ट्रक्चर्स आपने बनाया है, जो संरचनाएं आपने बना रखी है वो ध्वस्त हो जाते हैं। बहुत तरह के आपको जान माल का नुकसान होता है। डायरेक्टली जो है लाखों लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे हमने देखा कि सुनामी की जो घटना घटी थी, लाखों लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे, लोगों की मृत्यु हुई थी। कि ये जो है वो सी वेव्स था। इसमें क्या हुआ था, अर्थक्वेक ही था, ये भी भूकंप की घटना थी। मतलब जो आप देखेंगे कि समुद्र के नीचे का जो तल है, जो सरफेस है, वहां पर जो है वो जो भूकंप आया उसकी तीव्रता बहुत अधिक थी। 30 मीटर तक जो है वो लहर उफान पर थी, वो ऊंचाई तक पहुंचती थी। वो उस भूकंप की तीव्रता को दर्शाता है कि जो समुद्री जो सरफेस है उसमें जब भूकंप आया उस हानिकारक तीव्रता के साथ, तो जो जल है वो 30 फीट की ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता था और उसमें बहुत वेग उत्पन्न होता था, जिसके कारण कि आप देखें कि लाखों लाख की संख्या में लोगों की जान गई, प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ, जो प्राकृतिक संपदाएं हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जो मानव द्वारा निर्मित जो बिल्डिंग्स थे, जो मकान थे, वो सब ध्वस्त हो गए। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जो इन्वायरमेंट पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। उसी तरह से आप देखते हैं, जैसे आप देखेंगे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो बाढ़ भी एक प्राकृतिक घटना है। जब बाढ़ क्यों उत्पन्न हो जाता है, जब आप देखते हैं बहुत अधिक वर्षा होने के कारण जो है वो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है और लगभग समूचा विश्व जो है इस तरह की समस्या से प्रभावित होता है। आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। आप यदि चाहेंगे कि बाढ़ हम होने ही नहीं देंगे, आवश्यकता से अधिक बारिश नहीं होने देंगे, आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ बचाव के लिए जो है सुझाव दे सकते हैं, आप कुछ रास्ते अपना सकते हैं। जैसे आप रिजर्वायर, आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरी दिशाओं में। आप जो है बांध बना सकते हैं किनारों पर, ताकि जान माल को कम से कम नुकसान हो। हाँ, बाढ़ के कारण भी बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है वातावरण में। जैसे आप देखते हैं जहाँ जिस जगह पर बाढ़ आती है वहाँ का जनजीवन बुरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। हाँ, लोगों को जो है लोगों की जान चली जाती है। आप देखते होंगे कि जब बाढ़ वाले एरिया में जो भी मकान है वो ध्वस्त हो जाते हैं। आप देखते हैं कि बाढ़, चूंकि जितने भी जो वाटर बॉर्न डिजीजेज है, जो कि जल में उत्पन्न होने वाली समस्या है, हाँ, जैसे कि आप डायरिया ले लीजिए, जैसे कि मलेरिया ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं जो कि पनपती हैं, जो इन्फेक्शियस होते हैं, संक्रमित बीमारियां हैं, वो फैल जाते हैं, जिसके चलते लोगों की जान जाती है। तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप बचाव के लिए इसको पूरी तरह से नियंत्रित आप नहीं कर सकते, तो आप भले बीच का रास्ता अपना सकते हैं। आप ऐसे रास्तों को अपना सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो, लेकिन आप पूरी तरह से इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। ये उसी तरीके से आप देख लीजिए, जो सूखा है, जो अकाल पड़ता है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा ऑब्वियसली जब बारिश कम होगी या नहीं होगी जिस क्षेत्र में, वहाँ सूखा पड़ जाएगा, और जब बारिश नहीं होगी तो वहाँ सूखा पड़ेगा। एग्रीकल्चरल जो वर्क है वो ठप हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, कृषि के कार्य नहीं होंगे, हाँ, पीने के लिए पानी नहीं होगा, खाने के लिए भोजन नहीं होगा, तो लोग भूख से प्यास से मरेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो इस तरह की चीजें होंगी जो कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिससे जल जीवन प्रभावित होगा, लोगों की मृत्यु होगी, कई तरह की बीमारियां उनको हो जाएंगी। तो ये भी एक समस्या है जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो है वातावरण को ये प्रभावित करती है। तो इसके लिए इसको भी हम पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। हम कितने भी टेक्नोलॉजी को अपना लें, लेकिन ये ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम अगर नेचुरल जो प्राकृतिक तरीके से जो बारिश होती है उसको हम बहुत अपने इच्छा के अनुसार वो बारिश करवा लेंगे। ऐसा अभी हमने इतनी वैज्ञानिक तरक्की नहीं की है। हाँ,
ऐसा देखा जाता है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक जो हमारे जो पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसका एक कुप्रभाव जरूर पड़ रहा है इस पर देखने को मिलता है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण बनता है, लेकिन पूरी तरह से जो है हम इसे नियंत्रण में नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से हमने आपको एग्जाम्पल दिया ये समझाने के लिए कि जो नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं और मानव द्वारा निर्मित आपदाएं क्या होती हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि ये और कैसे ये वातावरण को प्रभावित करती हैं, वातावरण में समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ये हमने चेष्टा की पहले आपको ये समझाएं। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरा इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास यह था कि आप विषय वस्तु को समझें कि यह टॉपिक क्या कहता है। यह टॉपिक आपको नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर में अंतर बताना चाहता है कि ये क्या है, कैसे प्रकृति को प्रभावित करता है, वातावरण को प्रभावित करता है। उम्मीद है कि आप ये समझ पाए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।